क्या हो यदि आपके अंगों को बिना आपकी इच्छा के इसलिए काट दिया जाए क्योंकि वो आपके समाज की एक पुरानी रीति है? और क्या हो यदि आपके जननांगों को इसलिए काटा जाए ताकि आपकी सेक्सुअलिटी पर पितृसत्ता की पकड़ मजबूत रहे, भले ही आप जीवन भर संक्रमण के खतरे, प्रजनन संबंधी परेशानियों, दर्द और अन्य समस्याओं से जूझते रहें। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक संवेदनशील लेकिन गंभीर कुरीति के बारे में बात करेंगे जिससे विश्व भर के 30 देशों की 200 मिलियन महिलाएं जूझ रही हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के जननांगों के बाहरी हिस्से को काटे जाने या खतना किए जाने की, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक जघन्य कुप्रथा का दर्जा देता है तथा इसको FGM यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कहकर बुलाता है। WHO के अनुसार मिडिल ईस्ट और एशिया के 30 से अधिक देशों में फॉलो की जाने वाली इस कुप्रथा का कोई वैज्ञानिक, शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी फायदा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत खतना की गई महिलाएं ताउम्र अनेक जननांग संबंधी परेशानियों से पीड़ित रहती हैं। खतना से पहले एनेस्थेसिया भी नहीं दिया जाता। बच्चियां पूरे होशो हवास में रहती हैं और दर्द से चीखती हैं। अक्सर FGM या खतना लड़की के बचपन या आरंभिक युवावस्था में किया जाता है और ऐसा किया जाने के बाद पीड़िता को कई दिन तक बहुत अधिक दर्द, अत्यधिक खून का बह जाना, जेनिटल कोशिकाओं की सूजन, बुखार, संक्रमण जैसे टिटनस, मूत्र द्वार संबंधी समस्याएं, जख्म का पक जाना या ठीक न होना और एक खतरनाक शॉक को सहना पड़ता है। कुछ केसेस में तो बच्ची की मौत हो जाना भी देखा गया है। FGM के दुष्परिणाम खतना के वक्त नहीं होते, बल्कि पूरे जीवन महिला इस समस्याओं से जूझती रहती है। यूरिनरी और वेजाइनल प्रॉब्लम्स, मासिक धर्म या पीरियड संबंधी समस्याएं, कोशिकाओं में जख्म, बच्चे के जन्म के समय असहनीय दर्द और अत्यधिक खून का बहना, मानसिक तनाव और डिप्रेशन। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं कि उन महिलाओं को अपने जीवन में आगे क्या क्या सहना पड़ता है जब एक बार वो इस अप्राकृतिक कृत्य का शिकार हो जाती हैं। भारत में भी दाऊदी बोहरा और सुलेमानी बोहरा समुदाय में FGM या महिलाओं के क्लैटरल ग्लैंड को काटने या खतना करने की प्रथा रही है। WHO इस प्रथा को मानवीय अधिकारों के हनन के रूप में देखता है और इसको प्रथा के अतिरिक्त लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करता है। दिसंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया तथा ये संकल्प लिया कि हमें महिलाओं के साथ होने वाले इस घिनौने कृत्य FGM को दुनिया भर से खत्म करना है। FGM के बारे में जागरूकता फैलाने और इसे खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने हर साल की 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर FGM घोषित किया है। BBC हिंदी अपने एक ब्लॉग में ये बताता है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाला भारतीय बोहरा समाज काफ़ी समृद्ध है और दाऊदी बोहरा समुदाय तो भारत के सबसे ज़्यादा शिक्षित समुदायों में से एक है। इन बोहरा लोगों की अधिकतर आबादी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। भारत में भी कई संस्थाएं अब इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी हैं। उदाहरण के तौर पर सहयोग और वी स्पीक आउट का मानना है कि इस प्रथा को अब अपराध की श्रेणी में डालने का समय आ गया है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में किसी भी महिला को जीवन भर इस तरह के दर्द और पीड़ा को नहीं सहना चाहिए, जहां न केवल उससे उसके शरीर पर से अधिकार छीन लिया जाता है, साथ ही साथ मौत और दर्द की भट्टी में भी झोंक दिया जाता है। सन 2017 में दाऊदी बोहरा समुदाय से आने वाली कई महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़कियों के खतना को गैर कानूनी करार देने के लिए मदद की गुहार लगाई थी। लेकिन भारत में फिलहाल खतना को लेकर कोई कानून नहीं है और बोहरा समुदाय आज भी इस परंपरा का पालन करता है, जिसे यह महिला सुन्नत भी कहते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक FGM पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए महिला और बाल कल्याण मंत्रालय से जवाब भी मांगा था, लेकिन मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि भारत में NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में FGM से संबंधित कोई आधिकारिक आंकड़ा है ही नहीं, इसलिए सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं ले सकती। अफ्रीकी देशों यमन, इराकी कुर्दिस्तान और इंडोनेशिया में तो महिला खतना की यह प्रथा बहुत ज़्यादा चलन में है। औद्योगिक देशों में बसी प्रवासी पढ़ी लिखी आबादी के बीच भी महिला खतना के मामले देखे गए हैं। यानी नए देश और समाज का हिस्सा बनने के बावजूद, अपने आप को आधुनिक कहने और सभ्यता का दावा करने के बावजूद भी कुछ लोग अपनी पुरानी रीतियों को जारी रखे हुए हैं। हालांकि बदलाव के नाम पर मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देशों में अब मेडिकल स्टाफ के जरिए महिलाओं का खतना कराने का चलन बढ़ गया है। भारत में अभी पढ़े लिखे और हाई प्रोफाइल बोहरा परिवार अपनी बच्चियों का खतना कराने के लिए डॉक्टरों के यहाँ ले जाते हैं,
लेकिन अधिकतर देशों में आज भी साधारण ब्लेड या किसी खास धारदार औजार के जरिए खतना किया जाता है, जो अनगिनत बीमारियों का कारण बनता है। इसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग तर्क आज भी देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं अत्यधिक सेक्सुअल होती हैं, तो उनकी इस कामुकता को समाज के दायरे में रखने के लिए खतना किया जाता है। कुछ लोग ज्यादा तार्किक बनने की कोशिश में इसको जननांगों की हाइजीन और साफ सफाई से जोड़ के बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिलीजियस आधार पर यह खतना जरूरी है, लेकिन सही मायने में यह सारे तर्क बोगस। कुरान या बाइबल में ऐसे किसी प्रथा का कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ पितृसत्ता का एक और जघन्य रूप है, जो संस्कृति के पालन के नाम पर आज भी लाखों महिलाओं के जीवन का नाश कर रहा है। बहुत से अफ्रीकी देशों में तो यहाँ तक तर्क दिया जाता है कि खतना के जरिए महिलाएं पवित्र होती हैं। इससे समुदाय में उनका मान बढ़ता है और ज़्यादा कामिच्छा नहीं जगती। ऐसे में जो लड़कियां खतना नहीं कराती, उन्हें समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाता है। बहुत से अफ्रीकी देशों में महिला खतने पर अब तो प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अक्सर इन मामलों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। वहीं माली, सियरा लियोन और सूडान जैसे देशों में तो यह खतना करवाना ही कानूनी है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, यूके, अमेरिका, स्वीडन, डेनमार्क और स्पेन जैसे कई देश FGM को अपराध घोषित कर चुके हैं। लेकिन ये समस्या एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैली हुई है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा, कानून, जागरूकता और महिला सम्मान के विचारों को फैलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। संस्कृति या सभ्यता के नाम पर दर्द और पीड़ा को ढोना कहाँ तक सही है? पितृसत्ता की ये कैसी पट्टी है जो आंखों पर ऐसी बन जाती है कि आपको अपने महिला साथी का दर्द और तड़प नहीं दिखती? ये कौन सा रिलीजन ये चाहता है कि उसको मानने वाली महिलाएं अपने शरीर में ही कैद रहें और एक गुनहगार की तरह सजा भोगती रहें? पढ़े लिखे होना ही शायद काफ़ी नहीं है, क्योंकि दिमागी शिक्षा आज भी लोगों के दिलों में और संवेदनाओं में बदलाव नहीं ला पा रही है। महिलाएं हमारे समाज का कोई बोझ नहीं, वो इस संसार की पालक और रचयिता हैं। और जब तक हम अपने रचयिता का सम्मान करना नहीं सीख जाते, तब तक शिक्षा अधूरी है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी इस तरह की कुप्रथाओं के बारे में क्या राय है। अगर आप ऐसी ही जानकारी भरी और समाज से जुड़ी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारी ताकत है। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक से ताकत देते रहें। धन्यवाद।